Okay, so serialization introduction we will see, object graphs in serialization we will see, customized serialization we will see, serialization inheritance. Okay, so let's see what is the serialization. The process of serialization, the process of writing state of an object to a file is called serialization. So एक ऑब्जेक्ट की स्टेट को राइट करना किसमें, फाइल के अंदर, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सीरियलाइजेशन. ओके, सो बट स्ट्रिक्टली इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग. इसका मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम जावा सपोर्टेड फॉर्म. मतलब एक जावा का ऑब्जेक्ट है, जैसे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, यूजर का ऑब्जेक्ट है, टू आइदर फाइल सपोर्टेड फॉर्म और नेटवर्क सपोर्टेड फॉर्म. या तो उसको नेटवर्क पे सेंड कर दो या उसको फाइल में स्टोर कर दो. तो एक जावा सपोर्टेड ऑब्जेक्ट को आप कन्वर्ट करना फाइल सपोर्टेड ऑब्जेक्ट में, उसको क्या बोलते हैं, सीरियलाइजेशन. सो ये करेंगे कैसे, हाउ वी कैन डू दिस, बाय यूजिंग फाइल आउटपुट स्ट्रीम एंड ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस वी कैन अचीव सीरियलाइजेशन. सीरियलाइजेशन कैसे अचीव करते हैं, with the help of file output stream and object output stream. आउटपुट का मतलब क्या होता है, कोई चीज मतलब पहले से उसको, मतलब जैसे आउटपुट का मतलब देना, मतलब किसी अदर फॉर्म में देना. तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का यूज करके हम लोग क्या अचीव करने वाले हैं, सीरियलाइजेशन. मतलब जैसे मान लीजिए कोई डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये जावा का ऑब्जेक्ट है, और इसको क्या किया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का जो राइट ऑब्जेक्ट मेथड है, उसकी मदद से हम लोग उसको abc.txt में सेव कर दिया. ओके, ये प्रोसेस क्या होगी आपकी, सीरियलाइजेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सीरियलाइजेशन. ओके, तो सीरियलाइजेशन से हमें क्या समझ आया, सीरियलाइजेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. स्टेट का मतलब यहाँ पे हो गया आपके कंटेंट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कंटेंट होते हैं उनको हम राइट कर रहे होते हैं किसमें, इनटू द फाइल. ओके, दिस प्रोसेस इज नथिंग कॉल्ड द सीरियलाइजेशन. ओके, डीसीरियलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रीडिंग स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो स्टेट अभी राइट की थी उसी स्टेट को दोबारा से रीड करना वहां से, और दोबारा से जो फाइल का ऑब्जेक्ट था उसको जावा सपोर्टेड फॉर्म में लेके आना, उसे क्या बोलते हैं, डीसीरियलाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ रीडिंग स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम फाइल इज कॉल्ड डीसीरियलाइजेशन. but strictly speaking it is the process of converting object from either network supported या file supported. जो आपने नेटवर्क पे ऑब्जेक्ट सेंड कर दिया, जो आपने फाइल में स्टोर कर दिया, उसको दोबारा से वापस से जावा सपोर्टेड फॉर्म में लेके आना, उसे बोलते हैं डीसीरियलाइजेशन. क्या बोलेंगे उसको, डीसीरियलाइजेशन. सो ये डीसीरियलाइजेशन कैसे अचीव करेंगे, इसमें आप क्या कर रहे हो, वो जो दूसरी फॉर्म है उसे अपनी फॉर्म में वापस लेके आ रहे हो, जावा के फॉर्म में दोबारा लेके आ रहे हो. तो क्या कर रहे हो, आप इनपुट ले रहे हो. तो क्या हो गया, फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का यूज करके हम लोग डीसीरियलाइजेशन अचीव करेंगे. तो यहाँ पे जो फाइल के abc.txt में जो जावा डॉग का ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिया था, उसको फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम की मदद से उसको वापस लेके आना, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डीसीरियलाइजेशन. अब इसका एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे. वी आर गोइंग टू सी द एग्जांपल ऑफ इट, हाउ वी कैन अचीव. लेट मी क्रिएट वन पैकेज हियर.
एक क्लास बनाते हैं यहाँ पे डॉग, ठीक है, वी आर क्रिएटिंग वन क्लास हियर डॉग एंड डॉग क्लास। अब ये ध्यान रखना है, सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन करने के लिए, सॉरी, सीरियलाइजेशन करने के लिए कंडीशन क्या है? सीरियलाइजेशन करने के लिए कंडीशन क्या है? सीरियलाइजेशन बनाने के लिए कंडीशन क्या है कि आपकी जो क्लास है वो आप तभी उसको सीरियलाइज कर पाओगे जब वो इंप्लीमेंट कर रही होगी किससे? इंप्लीमेंट कर रही होगी किससे? सीरियलाइजेबल इंटरफेस से, सीरियलाइजेबल इंटरफेस से। अब ये सीरियलाइजेबल इंटरफेस है क्या? कुछ नहीं, एम्प्टी, खाली इंटरफेस है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, खाली इंटरफेस है, नथिंग, एम्प्टी। इसी को बोलते हैं मार्कर इंटरफेस। मार्कर इंटरफेस का यूज क्या है? द यूज ऑफ मार्कर इंटरफेस है ना, टू मार्क अ क्लास, so JVM will provide the special ability to that class। JVM इस डॉग क्लास को क्या एबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, आप लोग बता सकते हो? व्हाट काइंड ऑफ एबिलिटी इट इज प्रोवाइडिंग? कि आपका ये डॉग क्लास एलिजिबल है फॉर सीरियलाइज। इसके अंदर इन्होंने दो फील्ड ले लिए यहाँ पे, दे हैव टेकन द टू फील्ड हियर, व्हाट दे हैव टेकन टू फील्ड हियर। जैसे इन्होंने 10 20 ले लिया, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इंट आईडी ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आईडी की वैल्यू स्टोर कर दी इन्होंने, राइट। वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे कुछ 101 डाल दिया और स्ट्रिंग नेम दे देते हैं हम लोग। यहाँ पे नेम की वैल्यू कुछ इसमें दे देते हैं, कुछ टॉमी कुछ वैल्यू इसमें दे देते हैं हम। यहाँ पे दो फील्ड हमने यहाँ पे दे दी इसको। हाउ मेनी फील्ड वी हैव गिवन? टू फील्ड्स वी हैव गिवन हियर, वी हैव गिवन दी टू फील्ड्स हियर। तो ये हमारा डॉग ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो सीरियलाइज करने के लिए एक डेमो क्लास लिखते हैं या उसकी क्लाइंट क्लास लिखते हैं, सीरियलाइज डेमो। सीरियलाइज डेमो हम क्लास लिखते हैं। इसके अंदर क्या है? मेन मेथड है, इट कंटेन दी मेन मेथड। सबसे पहले ऑब्जेक्ट किस क्लास की जरूरत होगी हमें? जो हमने क्या पढ़ा था, फाइल आउटपुट स्ट्रीम की। इसकी नीड होगी सबसे पहले हमें, फाइल आउटपुट स्ट्रीम की। और उस ऑब्जेक्ट जिसको सीरियलाइज करना है, कौन से किस ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करना है? डॉग 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 1 इज इक्वल टू न्यू डॉग, इस ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करना है। ओके, अब हमें अब क्लास की जरूरत पड़ने वाली है फाइल आउटपुट स्ट्रीम। फाइल आउटपुट स्ट्रीम FOS, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, कंट्रोल शिफ्ट O। अब हमने इसको इंपोर्ट कर लिया क्योंकि ये क्या है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम java.io पैकेज के अंदर है। why what happened, why it's giving the problem, why it's giving the problem? क्योंकि इसमें इसको लोकेशन देनी होगी। और इसके कंस्ट्रक्टर को देखते हैं क्या है इसमें। कंस्ट्रक्टर में ये बोल रहे हैं कि ये कौन सी एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, बताइए। फाइल नॉट फाउंड। एक्सेप्शन कहाँ से थ्रो करा सकते हैं? मेथड से भी और कंस्ट्रक्टर से भी थ्रो कराइए, देखो उन्होंने, ठीक है। और फाइल नॉट फाउंड, तो ये चेक्ड है या अनचेक्ड है, बताइए। चेक्ड, क्योंकि कंपाइलर पकड़ ले रहा है। तो थ्रोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। सो अब पॉसिबिलिटी है ना कि जहां से इस फाइल को हम रीड कर रहे हैं और वहां पर फाइल आपकी क्या है, मतलब जिस फाइल पे आपको राइट करना है, हालांकि यहाँ पे राइट कर रहे हैं,
और वो फाइल ही एग्जिस्ट ना कर रही हो, वो फाइल मिले ही ना जहां पे इसको राइट करना है, राइट। आउटपुट का मतलब राइट करना ही तो होता है। इफ इट इज नॉट अवेलेबल देयर तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पे फाइल ना मिले, ये एरर आ सकती है। तो अभी इसको हैंडल नहीं किया, जस्ट डिलीगेट कर दिया। सो यहाँ पे कुछ abc.txt कोई फाइल ले ली इन्होंने, abc.txt फाइल ले ली। अब ये हम कहाँ पे करते हैं, अक्टूबर बैच में ही करते हैं, कोर जावा अक्टूबर बैच। और यहाँ पे हमारी abc.txt फाइल है, वी डू हैव दिस फाइल। इसे खाली कर देते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं इसको, ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको। तो ये हमने अभी एम्प्टी कर लिया फाइल, वी हैव मेक इट एम्प्टी, कुछ नहीं है इसके अंदर अभी, नथिंग इज इन दिस, ठीक है गाइस। तो इसकी लोकेशन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लोकेशन दे देते हैं कि आपको ये डॉग का जो ऑब्जेक्ट है किस फाइल में स्टोर करना है, उसकी लोकेशन दे दी हमने, डबल / abc.txt, ठीक है जी। ये हमें मिल गया किसका, FOS फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मिल गया। इसकी मदद से हम किसको कॉल करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को। किसको कॉल करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम OOS, न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, FOS, कंट्रोल शिफ्ट O। अब ये भी इसका कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। ये कौन सी एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है गाइस, IO एक्सेप्शन। और इससे पहले ये कौन सी एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था, फाइल नॉट फाउंड। तो आप फाइल नॉट फाउंड के अंदर जाओगे तो ये इसकी क्या है, पेरेंट, राइट। तो अगर पेरेंट को थ्रो करा दें तो दोनों कवर हो जाएंगे इसमें। इसकी जगह क्या थ्रो करा देते हैं हम लोग, फाइल नॉट फाउंड की जगह कर देते हैं IO एक्सेप्शन, IO। तो ये दोनों का काम हो जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम हुई, अच्छा इंपोर्ट करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट O, ठीक है। यस, एनीवन सेइंग समथिंग। सर इस टॉपिक का भी मतलब रिक्वायरमेंट और लॉजिक क्रिएट नहीं हो रहा कि मतलब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसका प्रोसेस। जावा ये क्या चीज है, पहले तो ये बताओ आप, ये डॉग क्या है, व्हाट इज दिस डॉग, क्लास है एक। क्लास। तो इसे कह सकते हैं कि जावा का ऑब्जेक्ट है। यस। इस जावा के ऑब्जेक्ट को मुझे फाइल में स्टोर करना है। फाइल तो पता ही है अपन को, TXT टेक्स्ट फाइल हो सकती है, कोई भी नोटपैड फाइल हो सकती है, तो उसमें इसको स्टोर करना है, सेव करना है। अभी ये मेन इसका मोटिव है जो हम सीख रहे हैं, इसका मतलब जावा के ऑब्जेक्ट को फाइल में स्टोर करना। नहीं जी, समझ में नहीं आया, जावा के ऑब्जेक्ट को फाइल में स्टोर करना मतलब मैं समझ नहीं पाया। कलेक्शन में तो नहीं किया। हाँ, राइट राइट राइट, कुछ फील्ड को प्रॉपर्टी फाइल में कर रहे थे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। जावा के ऑब्जेक्ट को, जावा का ऑब्जेक्ट क्या है, एक बार पढ़ के बताओ, ऑब्जेक्ट क्या है, डॉग। क्या क्या फील्ड है इसके अंदर, आईडी नेम। वैल्यू बताओ, वैल्यू क्या है, 101 टॉमी। 101 टॉमी को मैं फाइल में स्टोर कराना चाहता हूँ। ये जो आईडी और नेम की जो वैल्यू है ना, इनको मैं फाइल में स्टोर कराना चाहता हूँ, हाउ आई कैन स्टोर। फाइल में स्टोर मतलब सब मैं समझा नहीं, मतलब अभी तक तो हम सारी चीजें डेटाबेस में स्टोर करते थे ना, इसके मतलब। हाँ, डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं, और इंटरनेट पे भी सेंड कर सकते हैं। तीनों ही चीजें हैं, डेस्टिनेशन तो है ही, आप तीनों में से कहीं भी डाल सकते हो, फाइल में भी स्टोर कर सकते हो, डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हो, और इंटरनेट पे भी सेंड कर सकते हो। तो फाइल में स्टोर करने का सर क्या हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है बिहाइंड। डेटाबेस में स्टोर करने का क्या सीन है, वो क्यों कर रहे हैं अपन, रिट्रीव करने के लिए फ्यूचर में जो भी मतलब जरूरत पड़े ऐसे तो। ऐसे सेम, मतलब जैसे फाइल से हमें बाद में कहीं रीड करना हो, फाइल से हमें डेटा निकालना हो, राइट।
तो फाइल के साथ भी तो हमें ऑपरेशन आना चाहिए, उससे रीड करना और उसके अंदर राइट करना। इससे पहले जो आईओ पैकेज था उसका भी तो मोटिव यही था, कोई चीज फाइल में राइट करना। जावा का कम्युनिकेशन फाइल के साथ होना चाहिए ना, जावा का कम्युनिकेशन फाइल के साथ होना चाहिए। फाइल से जावा से फाइल में स्टोर कर दो, राइट कर दो, और जावा के थ्रू फाइल से डेटा को रीड कर लो। तो रीड राइट ऑपरेशन हमें आना चाहिए फाइल के साथ में काम करना आना चाहिए हमें, है ना? यस सर। वो हमें आना चाहिए ना, कि वो भी तो क्या है, फाइल क्या करती है, फाइल भी एक स्टोरेज है, उसमें भी डेटा स्टोर करते हैं हम लोग, राइट? और फाइल अलग अलग फॉर्मेट की फाइल होती है, एक्सेल फाइल होती है, टेक्स्ट होती है, वर्ड होती है, राइट? अलग यस। अलग फाइल होती है। तो हमें फाइल के साथ फाइल के साथ हमें काम करना आना चाहिए। वी शुड नो अबाउट हाउ वी कैन वर्क विद द फाइल, राइट? तो यस सर। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये डेटाबेस के लिए बनाया गया हो जावा, राइट? तो जावा को हम जो जो पॉसिबिलिटी है, जिसके साथ वो जो जो एपीआई दी हुई है, उनके साथ उसके साथ काम कर पाए हम लोग। क्या क्या स्टोरेज क्या हो सकता है, रिलेशनल डेटाबेस हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, डीबीएम को नो एसक्यूएल आ जाए, उससे भी हमें रीड करना आना चाहिए जावा से, राइट? ऐसे कोई फाइल का कोई भी फॉर्मेट आ जाए, उससे हमें रीड करना आना चाहिए, उसमें राइट करना आना चाहिए। तो जावा के ऑब्जेक्ट को आप जब फाइल में राइट करते हो, उसको बोल रहे हैं हम सीरियलाइजेशन। क्या बोलते हैं जावा की लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं उसको हम? जावा की लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं हम लोग? अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? रियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन। Serialization is a process to writing Java object into the file. Deserialization क्या है? To reading the object from the file to Java is called deserialization. करेक्ट यस। है ना? इंपोर्टेंस तो बहुत है, काफी इंपोर्टेंस है इसका ना, कि फाइल के साथ में तो हम लोगों को जरूरत पड़ती है फाइल में राइट करने की, फाइल से रीड करने की। इवन तो फाइल से ही क्यों, जावा के ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में भी राइट कर रहे हो, उसको भी क्या बोल रहे हैं हम? व्हाट वी आर कॉलिंग? सीरियलाइजेशन। जावा के ऑब्जेक्ट को नेटवर्क पे, डेटा इंटरनेट पे भेजोगे, उसे भी क्या बोलेंगे? सीरियलाइजेशन। एक जगह से आप दूसरी जगह जब जावा के ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे फॉर्मेट में आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सीरियलाइजेबल होना चाहिए। ये प्रोसेस को बोलते हैं सीरियलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सीरियलाइजेशन। फाइल को लेके आपको परेशान नहीं होना है। आप जावा के ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में भी सेव कर रहे हो, वो भी तो क्या है, वो भी तो सीरियलाइजेशन ही है, ठीक है? तो अब आपको पता है कि डेटा कैसे स्टोर करते हैं, और इंटरव्यू में पूछ लिया सीरियलाइजेशन क्या होता है, बोला ये नहीं मालूम, राइट? तो वहां मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, कि सीरियलाइजेशन और जो डेटा को स्टोर करना, डेटा की स्टेट को, ऑब्जेक्ट की स्टेट को स्टोर करना, वो भी प्रोसेस क्या है, जावा की टर्म में उसको सीरियलाइजेशन बोलते हैं। दैट्स इट। ऑब्जेक्ट का स्टेट सर मतलब उसके प्रॉपर्टीज। हाँ, उसके कंटेंट। स्टेट से ओके। मतलब क्या है? उसके कंटेंट। ओके। स्टेट से मतलब क्या है? उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो हम स्टोर कर रहे हैं, राइट? तो वो स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना? सो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? सर जैसे जैसे किसी क्लास में 3 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी। हम्म, उसका मतलब क्लास का क्लास का उसका जैसे वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, तो ऑब्जेक्ट के भी कुछ ऐसे होते हैं क्या प्रॉपर्टीज? और हम कुछ मतलब आइडेंटिफाई ऐसे नेमली कुछ ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे आपने बताया एक तो स्टेट हो गया। कुछ नहीं, टर्म है, स्टेट तो एक टर्म हो गई ना। ऐसे इन्होंने बोल दिया कि आप राइट कर रहे हो, तो क्या राइट कर रहे हो, इसको कहें हम लोग यहाँ पे इस डॉग वन को राइट कर रहे हैं। तो आप क्या समझोगे, डॉग वन से क्या मतलब है? डॉग वन को राइट करेंगे हम फाइल के अंदर, तो डॉग वन से आपका क्या मतलब है? मतलब ऑब्जेक्ट है उसका। ऑब्जेक्ट से आपका क्या मतलब है? डॉग क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। हाँ, उस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट ऑब्जेक्ट?
उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा, उसके अंदर कुछ वैल्यूज होंगी, कुछ कंटेंट होगा। करेक्ट, मतलब मेमोरी, ऑब्जेक्ट यस। का मतलब जो मेमोरी एक एलोकेट हुई होगी, उस मेमोरी का कोई एड्रेस होगा, और उस एड्रेस के अंदर उस ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी होगी जिन्होंने उसमें स्पेस ले लिया होगा। उन प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यू होगी उसको बोल रहे हैं स्टेट। तो या मैं ऐसे बोल दूं डॉग वन को मैं स्टोर कर रहा हूं किसके अंदर, फाइल के अंदर, या मैं बोल दूं स्टेट ऑफ डॉग वन को मैं स्टोर कर रहा हूं इनटू दी फाइल, बात तो एक ही है ना। जनरली स्टोर होगा क्या, कंटेंट ही होंगे उसके अंदर, राइट। उसकी जो स्टेट ही तो उसमें स्टोर होगी, ठीक है। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जावा के ऑब्जेक्ट को स्टोर करना इनटू दी फाइल इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन। और जावा फाइल से फाइल के ऑब्जेक्ट को रीड करके जावा के ऑब्जेक्ट में वापस लेके आना, उसे बोलते हैं डीसीरियलाइजेशन, ठीक है। डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी बना सकते हो, उसमें इतना बड़ा मसला है नहीं। मेन मोटिव, मेन मतलब मेन मीनिंग समझ आया, सीरियलाइजेशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरियलाइजेशन, एक बार रिपीट करो, सीरियलाइजेशन क्या होता है। सीरियलाइजेशन मींस, सिंपल वर्ड्स में बोले तो, एक प्रोसेस जिससे जावा के ऑब्जेक्ट को इस फाइल में कंटेंट को स्टोर कर सकते हैं। हम्म, और कोई बता सकता है क्या डेफिनेशन हो सकती है। हाँ जी, कोई और बता सकता है। सर ऐसे आपके, बोल सकते हैं, हाँ हाँ, डॉट फाइल कन्वर्ट टू फाइल, वो डॉट, फॉर सीरियलाइजेशन। डॉट फाइल क्या होती है। मतलब एक ऑब्जेक्ट फाइल। हाँ मतलब, या डॉट जावा बोलो आप, राइट। हाँ हाँ, डॉट जावा। डॉट जावा नहीं, डॉट जावा के अंदर जो कंटेंट होते हैं, आप ऐसे बोलो कि जावा के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहे हो फाइल में, या जावा के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहे हो फाइल में, या जावा के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहे हो फाइल के ऑब्जेक्ट में, फाइल के फॉर्मेट में, राइट। उस यस प्रोसेस को सर। क्या बोल रहे हैं। जैसे पहले था डॉग, डॉग डॉट जावा थी, राइट। यस डॉट डॉट जावा को आपने स्टोर कर दिया किसमें, एबीसी डॉट टीएक्सटी में। तो आपने यस, जावा का ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, फाइल में। फाइल के अंदर। और फाइल के ऑब्जेक्ट को दोबारा कन्वर्ट करोगे किसमें, जावा में। उस प्रोसेस को क्या जहाँ बोलते हैं, डीसीरियलाइजेशन। डीसीरियलाइज। कन्वर्टिंग जावा ऑब्जेक्ट इनटू दी फाइल इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन, है ना। और यस सर। डीसीरियलाइजेशन क्या होगा, और कन्वर्टिंग फाइल ऑब्जेक्ट कन्वर्ट। इनटू दी जावा इज कॉल्ड डीसीरियलाइजेशन। और फाइल ही क्यों, इसकी जगह डेटाबेस भी हो सकता है, इसकी जगह इंटरनेट भी हो सकता है, ठीक है। ओके। बहुत अंदर जाओगे तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा है कन्वर्ट, उसके कंटेंट स्टोर हो रहे हैं, दैट्स इट। उसकी स्टेट स्टोर हो रही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, इसका रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइल आउटपुट स्ट्रीम। इससे हम उसकी लोकेशन पता कर रहे हैं किस फाइल में डेटा को राइट करना है। और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया, और इसके अंदर एक मेथड होता है, कौन सा, ओओएस डॉट, कौन सा मेथड होता है, एक बार देख लें हम लोग। सॉरी, राइट ऑब्जेक्ट होता है, मैं गलत, राइट ऑब्जेक्ट। और ये पास कर दिया, ये क्या कर देगा, व्हाट इट विल डू, दिस विल राइट। अभी आप देखो इसमें कुछ है नहीं ना, फाइल में राइट कर देगा। अभी कुछ नहीं है इसके अंदर, राइट, नथिंग। यस सर, ब्लैंक है। अब इसको रन करते हैं, अब क्या दे दिया इसने, नॉट सीरियलाइजेबल एक्सेप्शन दे दिया इसने, क्या दे दिया इसने, अरे सॉरी, ओओएस को क्यों राइट कर रहा हूं मैं, आई एम राइटिंग। बताइए राइट किसको करना है मुझे, एक बार बताइए राइट किसको करना है मुझे। फाइल के ऑब्जेक्ट को ना सर। ना ना, फाइल, फाइल में तो राइट करना है, राइट किसको करना है वो पूछ रहा हूँ। डॉग डॉग के को करना ऑब्जेक्ट है ना, को। डॉग के ऑब्जेक्ट को, राइट। डॉग वन को राइट करना है, राइट।
फाइल में तो मुझे राइट करना है किसको, डॉग के जावा के ऑब्जेक्ट को, मतलब dog1 को। मैं इसको रन कर देता हूँ, आउटपुट तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि कुछ प्रिंट ही नहीं करा है हमने। सीधा क्या हो जाएगा, डेटा इसमें क्या हो जाना चाहिए, राइट। 1 KB साइज हो गया, ये राइट हो गया। बट जिस फॉर्मेट में राइट हुआ है वो क्या हुआ है, सीरियलाइज होके हुआ है, तो वो हमें समझनी पड़ेगा, वी आर नॉट एबल टू रीड इट। और वो सिक्योरिटी के लिए इसको किया जाता है ना, अदरवाइज तो कोई भी डेटा इसमें हमारा थीफ कर लेगा, राइट। तो ये सीरियलाइजेशन हो गया। क्या हो गया, ये जावा का ऑब्जेक्ट राइट हो गया किसके अंदर, फाइल के अंदर। फाइल के अंदर। अब डीसीलाइज का मतलब है कि फाइल के ऑब्जेक्ट को वापस लाना दोबारा से किस में, जावा के ऑब्जेक्ट में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीसीलाइजेशन। ठीक है, ये क्या होगी, सीरियलाइजेशन प्रोसेस। बट इसके लिए शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, सीरियलाइजेशन के लिए आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सीरियलाइजेबल। जैसे क्लोन करने के लिए आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, क्लोनेबल। क्लोनेबल होना चाहिए। ऐसे ही सीरियलाइज करने के लिए आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सीरियलाइजेबल। कंपेयर करने के लिए कंपेरेबल। सॉरी, ओके। अब इसको डीसीलाइज करते हैं, ठीक है। लेट्स वी कैन डीसीलाइज, लेट्स वी कैन डू द डीसीलाइज। ये सीरियलाइज था, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीरियलाइज। सीरियलाइजेशन, ओके। ये था हमारा सीरियलाइजेशन। और अब हम देखते हैं इसी में क्या, डीसीरियलाइजेशन। डीसीरियलाइजेशन, ओके। डीसीरियलाइजेशन के लिए क्या करना होगा, फाइल आउटपुट की जगह पे क्या बनाना होगा, मैं फाइल इनपुट। टेल मी गाइस, फाइल इनपुट। इनपुट स्ट्रीम, FIS, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, कंट्रोल शिफ्ट O। अब क्या करना होगा, हमें वो लोकेशन देनी होगी जहां से इसको रीड करना है। कहां से, ये लोकेशन तो है ही हमारे पास, we do have this location। अरे यार ये प्रॉब्लम हो गया इसमें। ठीक है जी, इससे लोकेशन पता कर ली कि किस फाइल से रीड करना है। अब किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फाइल ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम OIS इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, और इसमें पास कर देंगे FIS, कंट्रोल शिफ्ट O। अब इसको क्या प्रॉब्लम है, न्यू नहीं लगाया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम रीड करेंगे, रीड करेंगे, OIS डॉट रीड। OIS डॉट रीड किया, OIS रीड करेंगे, लेकिन इसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, राइट। रीड अपने आप में बहुत सारे मेथड हैं, देयर आर लॉट ऑफ मेथड ऑफ रीड। नहीं, लॉट ऑफ तो नहीं है, कितने मेथड है, 3 ही मेथड है। रीड, एक रीड 0 आर्गुमेंट है, दूसरा रीड केवल बाइट है, तीसरा आपका कुछ अलग है। तो ऑब्जेक्ट वो मेथड ठीक ही यूज कर रहे हैं हम लोग, रीड ही करना, नहीं रीड नहीं है, रीड ऑब्जेक्ट है, रीड ऑब्जेक्ट। और रीड ऑब्जेक्ट का बताइए रिटर्न टाइप क्या है, इसको देख के बता सकते हो इसका रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। इसका रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट्स को वापस अगर उसमें लाना हो डॉग के उसमें, तो क्या करना होगा,
डॉग डॉग 2 इक्वल टू, इसमें दोबारा लाना हो तो क्या करना पड़ेगा हमें? टाइप पास। टाइप पास। इसको क्या प्रॉब्लम हो गई अब? ये बोल रहा है कि ये एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करता है देख लेते हैं। विच एक्सेप्शन इट इज? बहुत सारी एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। आईओ एक्सेप्शन और क्लास नॉट फाउंड। तो आईओ तो पहले ही हैंडल कर लिए, इसमें क्लास और कर लेते हैं। क्लास नॉट फाउंड कहाँ गया यार, ये रहा। तो आईओ तो पहले ही कर रहा है, यहाँ पे कर देते हैं क्लास नॉट फाउंड। क्लास नॉट फाउंड भी ठीक है, ठीक है, सर बिल्कुल क्या सही। बात है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन? ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से। हम्म। इस पे क्लास शायद हमने डिस्कस किया था ना कि क्लास जब उसको उस पाथ पे क्लास ना मिले, जैसे मान लो कोई जार आर आप ऐड कर रहे हो ना, और वो आपको मतलब उस जार मिले ना, है ना? यस जार के लिए तो जार को ही तो क्लास पाथ में सेट करते हो आप इसमें ना, यस आपका उस लोकेशन पे वो अवेलेबल है कि नहीं है, राइट? तो क्लास ना मिले तो ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है कि क्लास ना मिले इसको, जहां से आप रीड कर रहे हो वो ना मिले इसको, तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर दे। अब हमें मिल गया। अब इसको देख लें कि इसमें ये आया है कि नहीं आया। कैसे टेस्ट करेंगे? डॉग 2 डॉट id, और यहाँ पे इसको टेस्ट कर लेते हैं कि आया इसके अंदर कि नहीं आया। डॉग 2 डॉट नेम, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसमें आया है कि नहीं आया। ये डीसीलाइज हुए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीसीलाइज। डीसीलाइज केस में यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये इसी की वजह से क्या होता था, सिंगलटन ब्रेक हो जाता है हमारा, ठीक है। आ गया 101 एंड टॉमी, इट इज कम बैक। इज इट कम बैक गाइस और नॉट? यस इसका हैश कोड और प्रिंट करा लेते हैं कि ये क्या प्रिंट कर रहा होगा यहाँ पे। और डॉग 2 डॉट हैश कोड, क्योंकि डीसीलाइज हुआ है ना, और इधर डॉग 1 का जो हैश कोड है वो यहाँ कहीं प्रिंट करा लेते हैं। लेट मी ट्राई टू प्रिंट हियर, कहीं यहाँ पे कहीं कर लेते हैं हम लोग। डॉग 1 डॉट हैश कोड, लेट मी ट्राई टू। दोनों का हैश कोड अलग अलग हो जा रहा है, राइट? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, नया ऑब्जेक्ट ही बन रहा है। तो क्या समझ आया गाइस हमें? हम लोग फाइल जावा के ऑब्जेक्ट को फाइल में स्टोर कर सकते हैं और फाइल के ऑब्जेक्ट को वापस से दोबारा जावा में ला सकते हैं, ठीक है। जावा के ऑब्जेक्ट को हम किस में स्टोर कर सकते हैं? फाइल के अंदर। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सीरियलाइजेशन। और फाइल से वापस जावा में लेके आना है तो उसे क्या बोलते हैं? डीसीरियलाइजेशन। वी कॉल इट डीसीरियलाइजेशन, ठीक है जी। सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन, बस हो गया कंप्लीट। अब इसमें और भी चीजें हैं। सो मैं आपको यहाँ पे डॉक की फाइल को भी देता हूँ। आई एम गिविंग दिस फाइल टू यू। ओके, यस सर Yes. इसमें जो ऑब्जेक्ट आउटपुट इनपुट क्लास है वो कोड को चेंज कर रही है क्या? जैसे फाइल में स्टोर कर रही है तब कोड को जावा टू फाइल में चेंज कर रही है? नहीं, आप और बोल रहे हो जावा के फाइल को जब फाइल में स्टोर कर रही है तो वो ह्यूमन रीडेबल नहीं है, राइट? हाँ, वो सिक्योरिटी ये तो के कारण उसको सीलाइज कर दे रहे हैं, मतलब उसमें कन्वर्ट कर दे रहा है वो स्ट्रीम में। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इनपुट और आउटपुट दोनों क्लासों का मतलब समझ में नहीं आया, इनका क्या काम है? ये क्या काम कर रही है? इसका एक देखो कैसे काम कर रही है। इसको अगर देखें हम लोग तो ओके, आप देखो जरा यहाँ पे, इसको एक एक करके समझते हैं। ये क्या कर रही है? फाइल आउटपुट स्ट्रीम, नाम से पता लग रहा है। फाइल को क्या करना है हमें? आउटपुट करना है, मतलब कहीं पे स्टोर करना है। आप क्वेश्चन करो कहाँ पे स्टोर करोगे? लोकेशन पता है आपको?
नहीं। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम आउटपुट का काम फाइल क्या में है, स्टोर वो करना है, लोकेशन पता जैसे करना कि किस फाइल में आपको ये स्टोर करना है, वो लोकेशन पॉइंट कराना, राइट। सर इसका आप मतलब काम ये बोल सकते हैं सर कि हाँ, जावा क्लास का जो आउटपुट है उसको फाइल में स्टोर करना, स्टोर इसका करना है, बट वो कौन सी फाइल में करना है उसकी लोकेशन पता करना। ओके। एफओएस से आपको लोकेशन पता लग गई, ठीक है। अगला काम है उस लोकेशन पे डेटा को अब राइट करना है आपको, ठीक है। वो राइट करने का जो मेथड है वो किसके पास है, ऑब्जेक्ट स्ट्रीम क्लास। और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के पास है। बट बिफोर गोइंग टू दैट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को पता होना चाहिए कि मुझे कहां पे राइट करना है। जहां पे राइट करना है उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम के पास। तो उसका ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर दिया। नहीं, अब मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को ही क्यों ले रहे हैं अपन, उसको बफर स्ट्रीम को ले लो, वो सॉरी, तो वहाँ पे उस पर भी तो राइट मेथड उस मिल जाएगा, इसको इसको किसमें क्यों मिल नहीं जाएगा, लिया? किसमें मिल जाएगा, जो अपनी बफर फाइल क्लास थी कौन सी थी उसको, उसमें भी तो हम्म, रीड और राइट मेथड थे उसको। स्ट्रीम में नहीं हो रहा होगा उसमें ना, ये जो स्ट्रीम लगा हुआ है ना, ये नहीं हो रहा होगा। हमने लास्ट में एंड में कुछ डिस्कस किया था उसमें कि अगर आपको वो करना है, उस पर भी आते हैं, ठीक है, कि वो भी ले सकते हैं, बट उसका कुछ ड्रॉबैक है। यही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो डेटा राइट करना है वो स्ट्रीम के उसमें करना है, ठीक है। सो एक पहले उस पर आते हैं, अभी पहले इस चीज को क्लियर कर लें अपन यहाँ पे कि फाइल आउटपुट स्ट्रीम के पास वो लोकेशन है उस फाइल की कि जहां पे डेटा को राइट करना है, लेकिन इसके पास राइट ऑब्जेक्ट है नहीं। तो राइट ऑब्जेक्ट के लिए हमें किसको कॉल करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, बट उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वो इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने उसका लोकेशन यहाँ पे पास कर दिया, एफओएस का ऑब्जेक्ट यहाँ दे दिया। अब इसके पास उसकी लोकेशन भी है और इसके पास उसका मेथड भी है। अब उसका मेथड कॉल कर लिया, कॉल किया, तो अब किसको राइट करना है, आपको डॉग को राइट करना है। तो डॉग का ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट पास कर दिया। उस लोकेशन पे जाके उसने इस डॉग के अंदर जो कंटेंट थे, इसको बोल रहे हैं स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टोर कर दिया। उस फाइल में जाके देख भी सकते हैं स्टोर हो गया। वापस लाने के लिए, वहां से वापस लाना है, तो कहां से लाना है वो लोकेशन करने के लिए हमारे पास कैसे पता लगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम की मदद से हम लोग क्या कर लिया, हमने वो फाइल से डेटा की लोकेशन पता कर ली। अब इसके पास क्या रीड ऑब्जेक्ट है नहीं, तो रीड ऑब्जेक्ट किसके पास है, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम के पास है। तो उसके अंदर FIS पास कर दिया, लेकिन इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं कि कहां से रीड करना है। तो पहले उसको बताया कि भाई आपको इस लोकेशन से इस फाइल से रीड करना है। अब उसको ये रेफरेंस मिल गया, उस फाइल से रीड करना है। अब ये मेथड कॉल किया रीड ऑब्जेक्ट की मदद से। बट प्रॉब्लम क्या है, रीड ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट देता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देता है जो सबकी पेरेंट है, तो उसे हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा डॉग के अंदर। और फिर हम जब उसकी मदद से उसकी वैल्यूओं को फील्ड को यहाँ गेट कर लेंगे तो वो डेटा यहाँ पे आया है कि नहीं आया है, तो दैट वी गॉट। सर डॉग क्लास की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो वहाँ पे फाइल में स्टोर होंगी? ये हमने यहाँ पे जो भी डिफाइन करो, कितनी प्रॉपर्टी डिफाइन की अभी यहाँ पे, 2 ही की है, आईडी और नेम। अभी 2 की हैं, आप कितनी भी दे सकते हो जो हमने यहाँ पे दी है। जी तो नहीं, वेरिएबल्स तो मैं समझ में आ गया कि वेरिएबल स्टोर हो रहे हैं, मतलब मेथड वगैरह भी दे सकते हैं इसमें, कुछ कंस्ट्रक्टर मेथड ब्लॉक आपको वगैरह देखना होगा कि मेथड कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है। मेथड का यूज क्या रहता है कि उस क्लास की फंक्शनलिटी लिखना। कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है, वैल्यू को इनिशियलाइज करना। अभी हमने वैल्यू कैसे कर दी है इनिशियलाइज, बताइए आप कैसे इनिशियलाइज किए, अभी डायरेक्ट कर दी है, राइट। इसको हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते थे। इसकी वैल्यू को हम यहां न करके हम ऐसा भी कर सकते थे, डॉग यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे इंट id स्ट्रिंग नेम, ठीक है। दिस डॉट id इज इक्वल टू id, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू
और यहाँ पे ये अब हटा दूंगा मैं, इनको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इनका इनिशियलाइजेशन कैसे किया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। प्रॉब्लम क्या आएगी अब, जहां पे इसका ऑब्जेक्ट बनाया है वहां पे अब यहाँ से वैल्यू हाँ देनी जी, होगी 101, यहाँ पे दे दिया टॉमी। इज इट फाइन? यस सर। तो आपको ये समझना सर होगा कि इसमें कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है और मेथड का यूज क्या है और प्रॉपर्टी का यूज क्या है। प्रॉपर्टी का यूज है डेटा स्टोर करना, और सीरियलाइजेशन में डेटा को ही तो स्टोर करा रहे हैं, फंक्शनलिटी को स्टोर करा के हम क्या कर लेंगे, फंक्शनलिटी थोड़ी नहीं, हम स्टोर फंक्शनैलिटी कराएंगे। में जैसे सर हम कोई उसमें मेथड में कोई ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद में जो उसका आउटपुट निकलता है तो उसको सिसआउट में डाल के कंसोल पे देख रहे होते हैं, तो उसको ऐसा नहीं कर सकते अपन कि उसको फाइल में स्टोर कर दें उसका जो सेंसलेस है, उसका कोई आउटपुट मतलब भी निकलता नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं है। फाइल में मेथड को स्टोर कराने का क्या मतलब है, मेथड तो एक फंक्शनैलिटी होगी ना, उसकी एक्टिविटी हो गई है ना। स्टोर किसको करते हैं, इंफॉर्मेशन को, ना कि एक्टिविटी को, है ना। है। मेथड के अंदर जैसे हमको ये एरे डिफाइन किया है और उसमें हम उसकी सॉर्टिंग कर रहे हैं, सॉर्टिंग करके जो उसका आउटपुट आ रहा है उसको नहीं करा सकते अपने स्टोर से। आउटपुट वो क्या, डेटा हो गया, फिर वो क्या हो गया, वो डेटा डेटा को स्टोर कर सकते हो, डेटा को हाँ स्टोर वही कर तो सकते हो आप उसमें, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी को स्टोर करने का कोई सेंस नहीं है। अब डेटा को स्टोर कैसे करोगे, किसी वेरिएबल में पास करके ही तो करोगे आप, यस सर। है ना। और वो तो कर ही सकते हैं, उसको तो हम देख ही रहे हैं इसमें पर वेरिएबल को। उसको यहाँ पे मतलब कैसे पास करेंगे, इसमें तो वेरिएबल्स दिए थे अपन, तो इसलिए हमने यहाँ पर डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें आर्गुमेंट पास कर दिए। पर यदि हमें वो कोई मेथड का वो करना हो आउटपुट पास मेथड तो को फिर तो नहीं कैसे कर सकते, मेथड के करें? प्रोसेस के मेथड को बाद जो नहीं कर रिजल्ट सकते, आया है मेथड आपका, को वो रिजल्ट आउटपुट को किस तो में कर होगा, रिजल्ट किसी वेरिएबल में होगा स्टोर। होगा। तो अगर मैं यहाँ पर कोई स्ट्रिंग टाइप एरे टाइप का अगर यहाँ वेरिएबल ले लूं, यहाँ पे अगर मैं कोई एरे टाइप का वेरिएबल ले लूं, इंट एरे ऑफ आई, और मैं इसके अंदर वैल्यू यहां से डायरेक्ट दे दूं 1, 2, 3, 4, 5, ये मैंने वैल्यू इसमें दे दी, ठीक है। ओके। और ये भी वैल्यू क्या चली जाएगी अब, या मैं इसको यहां ना करके, अब मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू नहीं कर रहा हूं, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी मैं वैल्यू पास कर सकता हूं। यहाँ पे ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पास कर दी और यहाँ पे मैं ले लेता हूं इंट एरे ऑफ आई डोंट नो आई, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस डॉट एरे आई दिस डॉट आई इज इक्वल टू आई, ये किया। अब इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ से देनी होगी, यहाँ से मुझे कोई वैल्यू यहाँ पे देनी होगी। अब एरे की वैल्यू मैं यहाँ पे कैसे दूंगा, हाउ आई कैन गिव द वैल्यू ऑफ एरे, न्यू, या तो मैं अनोनिमस क्लास के थ्रू दे दूं, या मैं कोई यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट कर लूं, इंट एरे ऑफ आई इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट कोई वैल्यू यहाँ पे पास कर दूं 1, 2, 3, 4, 5, मैंने यहाँ से वैल्यू पास कर दी। नाउ व्हाट हैपेंड, इसको एरे नहीं बनाया ना मैंने, और इस आई को मैं यहाँ से पास कर दूं। अभी भी ये क्या हो रहा है, ये डेटा आपका स्टोर हो जा रहा है उस फाइल में। यस सर। प्रोसेस करने के बाद फाइनल तो आपको किस में लाना होगा, उसको वेरिएबल में ही लाना होगा, और स्टोर किससे होगा, वेरिएबल से ही होगा। यस। अब इसमें डेटा तो फंक्शनलिटी के थ्रू आया है, या आप कहो कि मैं इसकी जगह कोई मेथड लिख दूं और उस मेथड में मैं इसको सॉर्ट कर लूं, असेंडिंग कर लूं, डिसेंडिंग कर लूं, फिर भी तो फाइनल में वेरिएबल में ही लेके आऊंगा। उस वेरिएबल को कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं उस फील्ड में सेट करूंगा, और उस फील्ड को मैं सीरियलाइज करके डेटाबेस को डेटा में स्टोर कर दूंगा। तब भी क्या स्टोर कर रहे होगा, समस्या फिर वहां पे आएगी ना सर। सर कहाँ समस्या एक वहां
आएगी कि हम लोकल वेरिएबल को इंस्टेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे फिर, क्योंकि मेथड के अंदर जो आउटपुट आएगा वो लोकल वेरिएबल में आएगा और यहाँ पे जो ले रहा है ये इंस्टेंस वेरिएबल ले रहा है, तो फिर इसको कैसे चेंज वो करें? सारा कर सकते हो आप, वो चैलेंज वाला मसला है नहीं। अब हम डाइवर्ट हो रहे हैं अपने एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन से, जो बाकी लोग हैं बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। तो हम लोग थोड़ा सा इसको ये समझते हैं कि अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे ऐसे देखूं, इसको मैं यहाँ देखूं कि ये वैल्यू मैं यहाँ डायरेक्ट डाल रहा हूँ, इस वैल्यू को मैं किसी मेथड से भी तो इसमें सेट कर सकता था ना इसके उसमें। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू सेट नहीं कर सकता मैं? आई कैन डू दैट फ्रॉम एनीवेयर, आई कैन डू। मेरे पास दिस है ना, कन्वर्ट करना थोड़ा कन्वर्ट क्यों करना, दिस है ना आपके पास, दिस है आपको। अच्छा, लोकल से आप इंस्टेंस में वैल्यू आपने क्यों नहीं किया? आपने किया होगा, जरूर किया होगा आपने। मैं मेन मेथड के अंदर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं यहाँ पे, इसके सेटर गेटर में इधर ले लूं तो मैं सेटर से सेट कर सकता हूँ, राइट। और ये भी तो मैं अगर यहाँ ये दे रहा हूँ तो ये भी तो लोकल वेरिएबल ही तो है, ये मेन के अंदर ये लोकल ही तो है, ये इसकी वैल्यू भी तो मैंने यहाँ से सेट की है, ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ लोकल वेरिएबल, राइट। ओके ओके। और लोकल वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू किस में सेट कर रहा हूँ? इंस्टेंस में, राइट। आई कैन डू दैट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आते हैं, जो हमारा मेन जो क्या मोटिव है, मेन मतलब क्या था हमारा, जावा के ऑब्जेक्ट को सेव करना इनटू द फाइल, इसको क्या बोलते हैं? सीरियलाइजेशन, ठीक है। और फाइल के ऑब्जेक्ट्स को वापस से जावा में लेके आना, उसको क्या बोलते हैं? डीसीरियलाइजेशन, ओके। सो लेट मी रन इट। अब प्रॉब्लम ये होगी, इसको हमने अब इसको कैसे वो कराएंगे, आई को इटरेट तो नहीं कर सकते, बट आई को हमें करेंगे तो ये कुछ देखते हैं, लेट्स सी। इसको वो करना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, क्लास का नाम, ये क्लास का नाम है @ प्लस कुछ हैश कोड, ऐसे करेगा। हाँ वो तो मैं कर लूंगा, उसको टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करके उसको नहीं, अब एरे के लिए कैसे करेंगे टू स्ट्रिंग को ओवरराइड, है ना, ये कलेक्शन नहीं है, ये एरे है ना। नहीं क्लास में इसकी फील्ड को गेट करके फिर उसको इटरेट कर सकते हैं हम लोग, बट इट्स ओके, उसमें अभी नहीं जाते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो सीरियलाइजेशन, ठीक है, आप कर लेना। सो सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन? गाइस, डिड यू गेट दैट? Serialization and deserialization. Yes, What is the meaning of? To write the state of object into a file is called a serialization, and to read the state of object from file to object, right? It's called deserialization, right? Yes. हाँ. From file to object is called deserialization, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं। I think program already I have shared with you. So we can perform serialization only for serializable object. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए? सीरियलाइजेबल, ओके। अगर नहीं होता है, एक बार हटा देते हैं तो देखते हैं होता क्या है। डॉग के यहां से इसको हटा देते हैं तो कौन सी एरर देगा ये? Control Shift O and let me try to run it. Let me try to run it. Not serializable exception, क्योंकि हमारा क्या है? serializable है नहीं, ठीक है। तो it is a not serializable exception we will get. तो ये क्या होना चाहिए? जैसे हम क्लोन को, किसी ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाए और क्लोनेबल को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है तो क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन आ जाती है, ऐसे यहाँ पे नॉट सीरियलाइजेबल एक्सेप्शन आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि क्या होना चाहिए इसमें, इट शुड इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल इंटरफेस। और ध्यान रखना सीरियलाइजेबल इंटरफेस के अंदर कुछ है नहीं, खाली है, एम्प्टी इंटरफेस है। मार्कर इंटरफेस। ऐसे ही क्लोनेबल भी क्या है? मार्कर इंटरफेस, मार्कर, वो भी एम्प्टी, उसके अंदर भी कुछ नहीं है, राइट। लेकिन इनसे ये बेनिफिट होता है कि जेबीएम इस क्लास को एक एबिलिटी प्रोवाइड कर देता है, स्पेशली ट्रीट करता है इस डॉग क्लास को, कि ये ऑब्जेक्ट अब आपके अंदर, इसके अंदर कैपेबिलिटी है
कि आप इसको किसी फाइल में स्टोर कर सकते हो, डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो, इंटरनेट पे सेंड कर सकते हो, आप इसको नेटवर्क पे सेंड कर सकते हो। तो दैट एबिलिटी दिस क्लास इज हैविंग, ये मार्क कर दिया, ठीक है। स्पेशली जेबीएम इसको ट्रीट करेगा, तो इट हैज बीन मार्क्ड। सो दिस प्रोसेस इज नथिंग कॉल्ड सीरियलाइजेशन, ओके। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ इसमें ना, अब इसमें क्या है, जैसे ना गेट एट रन टाइम एक्सेप्शन, नॉट सीरियलाइजेबल एक्सेप्शन। तो नॉट सीरियलाइजेबल एक्सेप्शन कब आती है, जब वो सीरियलाइजेबल नहीं होगा तब, ठीक है। एक कीवर्ड है इसमें ट्रांजिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ट्रांजिएंट, ओके। सो ट्रांजिएंट कीवर्ड क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ट्रांजिएंट कीवर्ड। मॉडिफायर भी पढ़ा था हम लोगों ने, याद करो, हाँ एक्सेस मॉडिफायर में ट्रांजिएंट कीवर्ड, ठीक है। और जैसे ना कोई अगर भूल गया होगा मॉडिफायर्स, तो इवनिंग बैच में हमारे मॉडिफायर्स से स्टार्ट होंगे, एक्सेस मॉडिफायर्स, ओके। सो ट्रांजिएंट कीवर्ड क्या होता है, सो एट द टाइम ऑफ सीरियलाइजेशन if we do not want to serialize the value of particular variable to meet the security constant, सिक्योरिटी कांस्टेंट मीट करने के लिए, सिक्योरिटी कांस्टेंट अचीव करने के लिए, सिक्योरिटी अचीव करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर फील्ड है वो सीरियलाइजेशन में पार्टिसिपेट ही ना करे, सो वी हैव टू डिक्लेयर दोज वेरिएबल विथ ट्रांजिएंट कीवर्ड। तो उन वेरिएबल्स को हमें डिक्लेयर करना होगा ट्रांजिएंट कीवर्ड्स के साथ, मतलब ट्रांजिएंट मॉडिफायर यूज कर लो उसमें। एट द टाइम ऑफ सीरियलाइजेशन जेबीएम क्या करेगा, उस वेरिएबल की वैल्यू को इग्नोर कर देगा, ओरिजिनल जो वैल्यू उसके अंदर होगी उसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। एंड ट्रांजिएंट वेरिएबल एंड सेव, उसके अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है जेबीएम उसको पास करके उसको सेव कर देगा। सर, लेकिन उसके अंदर ओरिजिनल वैल्यू रहेगी ना, मतलब उस वेरिएबल के अंदर, बस वो डेटाबेस में उसको सेव नहीं करेगा, राइट? नहीं, अगर वैल्यू उसमें ओरिजिनल रहती तो फिर वो उसी को करता है स्टोर, तो वो उसको क्या कर देता है, हटा ही देता है, मतलब उसमें भी डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करके ही वो वैल्यू को सेट करता है, उसको इग्नोर कर देता है, मतलब स्किप कर देता है उसको, और उसकी जगह पे रिप्लेस कर देगा जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी उसको, तो वो वैल्यू क्या होगी, डिफॉल्ट वैल्यू उसमें सेव हो जाएगी। सो इसका यूज कैसे किया देखा था, अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था, हेमलता शायद मैंने डिस्कस भी किया था आपसे। हाँ। सिनेरियो क्या आता है, हो सकता है कि आप जो अपनी मॉडल लिख रहे हो उसमें जो फील्ड हैं, ये मॉडल के अंदर जो फील्ड हैं, और डेटाबेस में जो टेबल में जो कॉलम है, हो सकता है कि यहाँ पर कोई कॉलम है, एक्स्ट्रा कॉलम है, उधर कॉलम है नहीं। तो क्वेश्चन उसका ये था, क्वेश्चन उसका ये था, आप वेट करोगे कि कोई उस कॉलम को अपडेट कर दे, क्या करोगे आप? तो मैं अपना डेवलपमेंट थोड़ी रोक दूंगा, हो सकता है तब तक वेट थोड़ी करता रहूंगा कि कोई उसमें अपडेट करे, या तो मैं अपने टीएलपीएल मैनेजर से पूछ लूंगा क्या मैं इस टेबल में एक फील्ड ऐड कर दूं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, या तो मैं उस टेबल में एक कॉलम ऐड कर दूं, या मैं क्या कर दूं उसमें ट्रांजिएंट लगा के उसको स्किप कर दूं। तो उसके लिए एट द रेट ट्रांजिएंट एक एनोटेशन यूज होता है, तो यूज केस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इसमें क्या बताने की ये ट्राई कर रहे हैं, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर, कि अगर ट्रांजिएंट कीवर्ड किसी वेरिएबल से पहले अगर आपने लगा लिया, उस वैल्यू को ये वो क्या करेगा, सीरियलाइजेशन में वो वैल्यू पार्टिसिपेट नहीं करेगी। जनरली आप देखोगे कभी भी हम लोग यूजर ने पासवर्ड कभी भी हम फाइल उसमें स्टोर नहीं कराते, फाइल में पासवर्ड को कभी भी हम स्टोर नहीं कराते फाइल में, ओके। तो उस फील्ड को जनरली क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सो उसकी जगह डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगी डिफॉल्ट वैल्यू। तो ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पे, ट्राई करते हैं। अब बताइए आईडी की मैंने वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट वैल्यू आई हैव गिवन फॉर द आईडी, आईडी की वैल्यू मैंने यहाँ से क्या दी है बताओ, कहाँ गया, तो ये रहा, आईडी की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, व्हाट वैल्यू आई हैव गिवन 101। मैं चाहता हूँ ये 101 स्टोर ना हो उसमें, सो मैं क्या कर दूंगा, इसकी जगह पे आई विल यूज हियर ट्रांजिएंट, ठीक है। सो लेट मी ट्राई टू रन इट। आप देखिए क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या हुआ होगा। यस, 0 होगा उसमें डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, ये
इसको मैं हटा देता हूं, इसको अभी इसका यूज है भी नहीं, आई एम जस्ट रिमूविंग इट। कौन सा है, आईडी हो गया प्लस मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, डॉग टू डॉट नेम, ठीक है, 2 फील्ड ले लेता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे आईडी क्या आ रही है, 0 आ रही है, इवन तो मैंने यहाँ पे 101 पास किया हुआ है, इसको ये पास है 101। इजी करने के लिए हम इसको उसी उसमें ले जाते हैं थोड़ा सा, जिससे आसानी से समझ आए, ठीक है। एंड तो ये हमने क्या दे दिया यहाँ पे, आईडी वी हैव गिवन, ओके, so we have given the id and we have given the name, okay, so id and name, now what happened, okay, so id में पहले हम लोग क्या पास कर रहे थे 101 और गेट भी क्या कर रहे थे 101, लेकिन 101 id से पहले क्या लगा दिया, एक मॉडिफायर यूज कर लिया, ट्रांजिएंट कीवर्ड यूज कर लिया। अब ये क्या कर देगा, इसकी ओरिजिनल वैल्यू को स्किप कर देगा एट द टाइम ऑफ सीरियलाइजेशन और उसमें डिफॉल्ट वैल्यू ऐड कर देगा क्या 0, और जब हम डीसीलाइज करके गेट करेंगे तो हमें क्या मिला है, वी गॉट इट 0। तो अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड को एट द टाइम ऑफ सीरियलाइजेशन यू वांट टू स्किप इट, है ना, या तो वो ऐसे पूछ लेगा आपसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिएंट, या वो ऐसे पूछ लेगा कि सीरियलाइजेशन पे टाइम पे हम एक फील्ड को सीरियलाइज नहीं करना चाहते, व्हाट वी विल डू, वी विल पुट दिस वेरिएबल ट्रांजिएंट बिफोर दैट वेरिएबल ट्रांजिएंट, ओके। अगला क्या है यहाँ पे, ट्रांजिएंट वर्सेस स्टैटिक। सो स्टैटिक वेरिएबल्स आर नॉट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टैटिक वेरिएबल आर नॉट द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, हेंस दे वोंट पार्टिसिपेट इन सीरियलाइजेशन। अब स्टैटिक वेरिएबल क्या है, ऑब्जेक्ट के पार्ट तो होते नहीं है, एक क्लास लेवल वेरिएबल है। ड्यू टू दिस डिक्लेयरिंग स्टैटिक वेरिएबल एज ट्रांजिएंट, अब स्टैटिक को ट्रांजिएंट डिक्लेयर कर दें उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वैसे भी ऑब्जेक्ट लेवल तो है नहीं। ट्रांजिएंट वर्सेस फाइनल, फाइनल वेरिएबल विल बी participated into serialization directly by their value, hence declaring final variable transient is no impact। तो फाइनल वेरिएबल आपका क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा int I is equal to 0, int j is equal to 20, आउटपुट क्या आएगा इसका 10 and 20, मतलब सीरियलाइजेशन की बात करें कि सीरियलाइजेशन में क्या वैल्यू स्टोर हुई 10 and 20। अब इसको ट्रांजिएंट कर दिया, किसको, आई को, तो अब सीरियलाइजेशन में क्या होगा, इसकी 10 स्किप हो जाएगी, 0 स्टोर हो जाएगा और 20 इसकी स्टोर हो जाएगी जे की। यस गाइस, एनीवन आस्किंग एनीथिंग? यस सर। यस प्लीज टेल। सर ये ट्रांजिएंट का थोड़ा टाइम नहीं समझ में आया, ट्रांजिएंट मतलब ये कर क्या रहा है, ऐसे डिस्ट्रॉय कर दे रहा है कि इसको वैल्यू को मतलब नहीं, स्किप कर दे रहा है, स्किप मतलब उसको इग्नोर कर दे रहा है। ट्रांजिएंट का मतलब क्या है, ट्रांजिएंट का मतलब है इग्नोर कर देगा, हाँ, मतलब ओरिजिनल वैल्यू को इग्नोर कर देगा और उसमें क्या डाल देगा, डिफॉल्ट वैल्यू, जो भी उस वेरिएबल की वैल्यू डिफॉल्ट होगी उसको वो उसमें स्टोर कर देगा। तो आप चाहते हो किसी वेरिएबल की वैल्यू कि वो सीरियलाइजेशन में पार्टिसिपेट ना करे, जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड हो गया, पासवर्ड नहीं चाहते कि फाइल में स्टोर हो, है ना, तो हम क्या कर देंगे, उस फील्ड पे क्या लगा देंगे, ट्रांजिएंट कीवर्ड लगा देंगे, ठीक है। सो अब इसमें ये बोल रहे हैं कि ट्रांजिएंट के साथ में स्टैटिक का क्या मतलब है ना, ट्रांजिएंट के साथ में फाइनल मॉडिफायर का क्या मतलब है, तो उसको ये बताने की ट्राई कर रहे हैं कि नॉर्मल वैल्यू के पहले अगर ट्रांजिएंट लगाया तो वैल्यू को इग्नोर कर देगा, उसकी जो भी इंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 इसमें इनिशियलाइज कर देगा और 0 को सीरियलाइजेशन में स्टोर कर देगा। अब देखिए फाइनल में यहाँ पे क्या किया कि फाइनल वेरिएबल को ट्रांजिएंट बनाया, तो फाइनल का मतलब क्या होता है, चेंज होगा नहीं इसकी वैल्यू कुछ। अब इसमें डिफॉल्ट वैल्यू को 0 नहीं डाल सकता, इसलिए इसमें आपका 0 आ जा रहा है, यहाँ पे 10 आ जा रहा है, और जो नॉन फाइनल है उसको ट्रांजिएंट किया, उसको स्किप करके यहाँ पे 0 कर दे रहा है। सो ट्रांजिएंट इंट i इज इक्वल टू 10, ट्रांजिएंट स्टैटिक इंट j इज इक्वल टू 20। अब देखिए नॉर्मल वैल्यू को ट्रांजिएंट बनाया तो स्किप कर दिया, 0 डाल दिया उसकी जगह पे,
स्टैटिक को वो डिफॉल्ट नहीं डालेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट लेवल है, ये आपका क्लास लेवल, ये आपका जो वैल्यू इसमें इनिशियलाइज है वो क्लास लेवल है, ऑब्जेक्ट लेवल नहीं है। तो स्टैटिक को ट्रांजिएंट बनाओगे तब भी उसमें कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। ओके, तो ये 4 सिनेरियो हैं आपके यहाँ पे, ठीक है, दीज आर दी 4 सिनेरियो। उसके बाद ऑब्जेक्ट ग्राफ इन सीरियलाइजेशन, इसका तो मुझे अभी तक कोई यूज ऐसा समझ नहीं आया कि क्या है, बट एक बार इसको पढ़ लेंगे। यहाँ पे हमारा सीरियलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है गाइस। और अब कुछ और अगर आपका क्वेश्चंस हो तो अपन डिस्कस कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमारी कोर यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है जी। सीरियल वर्जन यूआईडी का भी कभी पूछा हाँ, जाता है। अभी इसमें करेक्ट, बहुत सही क्वेश्चन रेज किया, इस पे हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें जो अभी ग्राफ वाला बचा हुआ है उस पर मैं भूल गया, मुझे आज किसी स्कूल में जाना है, ओके। आज मीटिंग है, तो आई एम जस्ट ड्रॉपिंग गाइस। तो